हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो एक और क्वार्टर जब बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बहुत ही बढ़िया नंबर्स पेश किए हैं, इनका अगर ग्रोथ देखेंगे तो लोन बुक का जो ग्रोथ है ऑलमोस्ट 20% को टच कर रहा है। सी इनका पूरे साल के लिए गाइडेंस है लोन बुक को 17 to 18% ग्रो करना। ग्रोथ किया कितना है? 20%। सिर्फ टिपिकली बैंक्स और एनबीएफसी के लिए जो H1 होता है, फर्स्ट हाफ होता है, थोड़ा स्लोअर होता है, ग्रोथ पिकअप होता है इन द H2 और इनके नंबर्स में वो एविडेंटली दिख भी रहा है। तो ये जो ग्रोथ है ये इन्होंने उसको सरपास किया है खुद के गाइडेंस को, और पूरे साल का जो टारगेट है उसको भी कंफर्टेबली अचीव कर सकते हैं, उसके भी बियॉन्ड जा सकते हैं, ऐसा इनका एंटिसिपेशन है फॉर द फुल ईयर FY26। सी अब ये ग्रोथ कोई छोटा फीट नहीं अचीव करना, गिवन इनका जो बेस है 2.5 लाख करोड़ के ऊपर का इनका लोन बुक है, उस स्पेस पे 19-20% ग्रो करना इज नॉट डेफिनेटली एन ईजी टास्क। अगर हम कंपेयर करें जो बैंक्स को हम ट्रैक करते हैं, लाइक करूर वैश्य बैंक ग्रोज अराउंड 16 to 18%, बट करूर वैश्य बैंक का जो लोन बुक का साइज है हार्डली 1 लाख करोड़ है, तो आधे से कम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र से। उस बुक पे ये 16-18% ग्रो करता है। सीएसबी की हम बात करते हैं हमेशा, तो सीएसबी 30% से ग्रो डेफिनेटली कर रहा है, बट सीएसबी का साइज कितना है? अंडर 40,000 करोड़, तो ऑलमोस्ट 1/8 थे बैंक ऑफ महाराष्ट्र से। तो डेफिनेटली ग्रोथ जहां पे बेटर है वो एक्सपेक्टेड है अगर वो बुक छोटा है, बट बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बुक छोटा नहीं है, तो ये बुक पे अगर 20% अगर ये ग्रो कर रहा है तो डेफिनेटली मैनेजमेंट जो है ना वो काफी चीजें सही कर रहा है। डेफिनेटली मैनेजमेंट नीड्स टू बी अपलोडेड। तो इनका जो मैनेजमेंट है, सीईओ है नीरू सक्सेना, जो इन्होंने टारगेट सेट किए थे, वो टारगेट सेट करना एक चीज है, बट उनको अचीव करना, उन पैरामीटर्स पे डिलीवर करना जो ये कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, डेफिनेटली नीड्स टू बी अपलोडेड फॉर दैट। तो नंबर्स इनके बढ़िया रहे, और अच्छी बात ये रही है कि जब ये लोन बुक को ग्रो कर रहे हैं तो इनका कोई एसेट क्वालिटी वाइज चैलेंजेस अभी भी नहीं दिख रहे हैं। इनका एसेट क्वालिटी कंसिस्टेंटली अंडर कंट्रोल रहा है, जिसकी वजह से, और जो प्रोविजन है वो भी कम करने पड़ रहे हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ बेटर है, जो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज है वो भी मिल रहा है। तो सारी चीजों पे इन्होंने अच्छी से कंसिस्टेंटली डिलीवर किया, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक पूरे पीएसयू बैंकिंग पैक में बैंक ऑफ महाराष्ट्र डेफिनेटली स्टैंड्स आउट। मतलब ये निम का नंबर देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, आई डोंट थिंक आई हैव सीन एनी अदर बैंक डिलीवरिंग कंसिस्टेंटली ऑन सिमिलर लाइन जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र कर रहा है। आई थिंक सेंट्रल बैंक के नंबर देखिए जो नियर बाय है इस बार के Q3 के, आई एम नॉट श्योर हाउ दे आर डूइंग इन द पास्ट, बट 19% उन्होंने भी क्रेडिट ग्रोथ किया है और प्रॉफिटेबिलिटी आया है। बट बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो अच्छी बात रही है वो कंसिस्टेंसी है इनके नंबर्स में, जो अप्रोच में, और जो भी इन्होंने टारगेट सेट किया है उनको कंसिस्टेंटली बीट करने में। दैट्स व्हाई इनका परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक लग रहा है इस बार का भी। अभी अगर बात करें ग्रोथ आई कहां से, तो इनका अगर ग्रुप देखेंगे तो इसमें दो मेजर पार्ट्स है, एक रैम है, दूसरा है कॉर्पोरेट बुक। अब जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसा है कि रैम का कंट्रीब्यूशन अराउंड 65% होता है, कॉर्पोरेट का अराउंड 35% होता है। तो रैम में इनका जो रिटेल सेगमेंट है, रिटेल, एग्री एंड एमएसएमई, तो रिटेल वाला जो पार्ट है वो हमेशा से ही बेटर कर रहा था। प्रीवियस क्वार्टर में भी रैम का जो ग्रोथ है, सॉरी रिटेल का जो ग्रोथ है अराउंड 37% था। इस बार का भी जो रिटेल का बुक का ग्रोथ है वो अराउंड 36% रहा है, तो वो तो डेफिनेटली बढ़िया ही कर रहा है। अब ये फर्दर ब्रेकअप देखिए तो रिटेल में ग्रोथ आ कहां से रहा है? हाउसिंग सेगमेंट है जो अच्छा कर रहा है, अराउंड 28% का ग्रोथ है। देन जो व्हीकल फाइनेंस लोन है ग्रोथ है वहां पे अराउंड 53% का आया है, एजुकेशन लोन अराउंड 13%। तो कंपोनेंट्स ऑफ द रिटेल बुक दे आर डूइंग गुड। अभी इसके अलावा इस बार का जो अच्छी चीज ये रही है, अब तक ये Q1 देखे, Q2 देखे ना, थोड़ा कॉशियस थे एग्री बुक ग्रो करने में या फिर एमएसएमई बुक ग्रो करने में, बट इस बार जो ग्रोथ है वो वहां पे भी थोड़ा पिकअप हुआ है। तो एग्री बुक देखेंगे तो वहां पे एग्री इंफ्रा में अच्छा ग्रोथ आया है, एग्री एंसिलरी, तो बेसिकली एग्री में कोई फार्म इक्विपमेंट्स वगैरह या फिर ट्रैक्टर्स, टिलर्स या फिर मशीनरी, इस तरह का कुछ रिक्वायरमेंट होता है, तो वहां पे ये फंडिंग प्रोवाइड करती है, तो जिसका ग्रोथ इनको करंटली दिख रहा है, और जो इनका जो 9% का ग्रोथ आया है एग्रीकल्चर का वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। एमएसएमई में अगेन नंबर दैट इज नाउ विजिबल, सम ग्रोथ इज विजिबल इनटू व्हिच हैज नाउ रीच्ड 8%। अब ये माइक्रो सेगमेंट में और मीडियम में, माइक्रो सेगमेंट में इसेंशियली ये ग्रोथ आया है। स्मॉल एंड मीडियम दे स्टिल आर नॉट ग्रोइंग दैट बुक, बट ठीक है, एटलीस्ट वन कहीं से तो जो सेगमेंट्स है जो करंटली ग्रो नहीं कर रहे थे इन द पास्ट, दे हैव स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ। सी होता क्या है ना, अगर आपका एक पार्ट ऑफ द ग्रुप ग्रो कर रहा है और अगर रिमेनिंग सेगमेंट्स अगर आपके ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो पूरा ओवरऑल जो बुक है ना उसका ग्रोथ जो होता है वो थोड़ा सा टेपिड हो जाता है। बट इस बार क्योंकि सारे सेगमेंट थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करने लगे हैं जो पहले नहीं कर रहे थे, तो ओवरऑल ग्रोथ बेटर हुआ है। अब इस क्वार्टर का इनका एक्चुअली जो हीरो सेगमेंट रहा है ना, वो रहा है इनका गोल्ड सेगमेंट। तो अगर आप देखेंगे अदर रिटेल लोन्स में इन्होंने मेंशन किया है, गोल्ड लोन का ग्रोथ रहा है 43%। अब ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये डिटेल्स में हम जाने वाले हैं, बट ये सेगमेंट है जो इनके लिए बेस्ट हुआ कर रहा है 43% ग्रोथ, और ये बुक अभी ऑलमोस्ट मोर देन 12,000 करोड़ का हो गया है। तो देखेंगे ये रिटेल सेगमेंट है, ये इनके लिए सबसे बेटर कर रहा है, फॉलोड बाय इनका कॉर्पोरेट बुक। अब कॉर्पोरेट बुक में इनका जो ग्रोथ है अराउंड 14-15% का है। अब इफ यू रिकॉल, हमने प्रीवियस क्वार्टर में बात किया था कि इनका जो गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट खुला है, वहां से अगेन दे आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट लोन्स जो अगेन आर गोइंग टू बी कॉर्पोरेट लोन्स। तो ये जो ग्लोबल एडवांसेस अब होने लगे हैं, यहां से एक और इनके लिए एवेन्यू खुल गया है। सी अब इतने बड़े बुक पे, अगर 2.5 लाख करोड़ के बुक पे आपको ग्रो करना है, तो यू कांट रिलाई ऑन जस्ट अ रिटेल पार्ट ऑफ योर बुक टू डिलीवर दैट ग्रोथ फॉर योर एंटायर बुक, राइट। आपको अलग अलग एवेन्यूज ढूंढने पड़ेंगे। तो ये जो गिफ्ट सिटी वाला आईबीओ है, इनको करंटली ग्रोथ में एड कर रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में ये स्टार्ट हुआ था, लाइसेंस इनको मिला था, अराउंड 880 करोड़ का डिसबर्समेंट प्रीवियस क्वार्टर में किया था।
इस क्वार्टर में वहां पे ऑलमोस्ट मोर देन 3,500 करोड़ का डिसबर्समेंट हुआ है। तो ये जो ग्रोथ है ना, ये करंटली इनके पूरे ओवरऑल जो ग्लोबल एडवांसेस है वहां पे कुछ परसेंटेज में हेल्प कर रहे हैं। अब ये इनका टारगेट क्या है पूरे 12 महीनों में, जब इन्होंने Q1 में लास्ट स्टार्ट किया था टू द Q1 ऑफ FY27, इनका टारगेट है इस बुक को जो ग्लोबल एडवांसेस ये करने वाले हैं उसको $1 बिलियन तक लेके जाना, मतलब अराउंड 9,000 करोड़। तो अब 2 क्वार्टर हो गए हैं और ऑलमोस्ट ये 3,500 करोड़ इस क्वार्टर में ऐड किया है, तो मोर देन 4,000 करोड़ पे तो ये पहुंच गए हैं। तो आधे से ज़्यादा का टारगेट तो इन्होंने अभी तक हासिल भी कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंट ड्राइवर है इनके लोन बुक को आगे भी ग्रो करने के लिए, तो विच इज़ डूइंग गुड। अभी बात करते हैं इनके P&L की। तो अगर देखेंगे इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ रहा है ऑलमोस्ट कितना 16%। इस बार तो नॉन इंटरेस्ट इनकम ने भी अच्छे से कंट्रीब्यूट किया। तो जो फी बेस्ड इनकम है इनको अच्छा खासा आया है, क्योंकि आप जब लोन बुक ग्रो कर रहे हो, आप डिसबर्समेंट कर रहे हो, डिसबर्समेंट का ग्रोथ जैसे बढ़ेगा तो फॉर एवरी लोन दैट यू प्रोसेस यू चार्ज सम कमीशन। तो ये जो कमीशन फ्रॉम एडवांसेस है दैट ग्रू बाय 44%, राइट। तो ये हमेशा से ड्राइवर होता है। जो भी हमने CSB की बात की, राइट, मतलब प्रीवियस क्वार्टर 2 में CSB को अच्छा फी इनकम आया था, बिकॉज जो डिसबर्समेंट पे आपको कमीशन मिल रहा है वो फी इनकम उनके लिए बढ़ा था। सेम इज द स्टोरी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो कमीशन फ्रॉम एडवांसेस है दैट हैज ग्रोन बाय 44%, ओवरऑल फी इनकम हैज ग्रोन बाय 26%। अब इनको इस बार ट्रेजरी इनकम में एक हिट लेना पड़ा है, बट दैट इज अ वन टाइम इंपैक्ट। अब ये हुआ क्यों है, बिकॉज जो एंटिटीज है, कुछ 2 एंटिटीज का इन्होंने मेंशन किया अपने कॉन कॉल में, विदर्भ ग्रामीण बैंक और एक है महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, जो इनके साथ अमेलगेमेशन इनका हो गया है, तो उसके रिलेटेड कुछ कॉस्ट इनको बेयर करने पड़े हैं। तो ये वन ऑफ इंपैक्ट है जो इनके ट्रेजरी इनकम में आपको दिख रहा है। अगर वो नहीं होता तो मे बी इनका जो नॉन इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ है वो 18% से और ज्यादा हो सकता था, राइट। तो ये वन ऑफ इंपैक्ट है, इन्होंने क्लियर किया, बट ओवरऑल इनका नॉन इंटरेस्ट का ग्रोथ हायर रहा है इंटरेस्ट इनकम से। तो ओवरऑल टोटल इनकम का ग्रोथ जो है ना इस बार का ऑलमोस्ट 16% है। एक्सपेंसेस का ग्रोथ कम रहा है। तो सी इनका ये पैरामीटर इंपॉर्टेंट इसलिए एनालाइज करना है, एक्सपेंसेस का ग्रोथ इनका कंट्रोल में है। इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो हम देखेंगे तो अराउंड 37% का है। अब इन्होंने ये 37% मेंटेन किया है, विच इज डेफिनेटली वेरी गुड थिंग एंड वेरी गुड अचीवमेंट फॉर देम, बिकॉज ये ब्रांच एक्सपांशन काफी एग्रेसिवली कर रहे हैं। तो इन्होंने टारगेट सेट किया था हम 3 to 1 ब्रांचेस ऐड कर लेंगे विद इन 18 मंथ्स, राइट। तो ये टारगेट ये अचीव करने के लिए ऑलमोस्ट अब 6 मंथ्स हो गए जब इन्होंने टारगेट्स अनाउंस किया था 2 क्वार्टर। अब इन्होंने उस 321 ब्रांचेस में से 116 ब्रांचेस ऐड कर लिए हैं। पूरे इस 9 मंथ्स में इन्होंने 113 ब्रांचेस ऐड कर लिए, इस क्वार्टर में 54 ब्रांचेस ऐड कर लिए। तो ये जो ब्रांच एक्सपेंशन आप करते हो तो आपके काफी खर्चे बढ़ते हैं, रेंटल एक्सपेंस बढ़ता है, एम्प्लॉय बेस बढ़ता है, टेक अपग्रेडेशन के खर्चे बढ़ते हैं, आपके हार्डवेयर एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, एडमिन वगैरह कॉस्ट बढ़ते हैं। तो डिफरेंट तरह के जो अदर एक्सपेंसेस है ना वो सारे आपके बढ़ते हैं जब आप एग्रेसिव ब्रांच एक्सपेंशन करते हो। तो ये सारे खर्चे बढ़ने के बावजूद कॉस्ट टू इनकम इनका अराउंड 37% पे रहा है, और जो ओवरऑल इंप्रूव ही होता हुआ दिख रहा है डायरेक्शनली। अगर आप देखेंगे तो इफ यू लुक एट दिस चार्ट, इनका कॉस्ट टू इनकम प्रीवियस ईयर में 39 था, अब वो 37.2 पे है। तो स्लाइट 0.1 का इंक्रीज हुआ है ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट वाई डेफिनेटली देयर इज एन इंप्रूवमेंट व्हाइल दे आर डूइंग दैट एग्रेसिव ब्रांच एक्सपेंशन। तो कॉस्ट इनके फिर भी अंडर कंट्रोल रहे ओवरऑल। एंड विल टॉक अबाउट कि ये जो एक्सपेंशन कर रहे हैं ब्रांच एक्सपेंशन कर रहे हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या है इन जस्ट मे बी कपल ऑफ मिनट्स। तो ये एक्सपेंसेस जो है ना अदर एक्सपेंसेस वो क्योंकि लोअर पेस से ग्रो हुए हैं तो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ग्रोथ 19% का रहा है, तो ये अच्छी बात रही है। ऑपरेटिंग लेवरेज इनको कंसिस्टेंटली ऑलमोस्ट 3rd क्वार्टर जो हम देख रहे हैं कि मिल रहा है। एंड ये उसका परसेंटेज अभी भी उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, बट जैसे ये खर्चे कंट्रोल में रहेंगे, नॉन इंटरेस्ट इनकम बढ़ेगा क्योंकि अगली बार तो वो वन ऑफ इंपैक्ट नहीं होगा, तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कैन ग्रो इवन एट अ हायर पेस। तो प्रोविजंस अभी और कंट्रोल में रहे, रादर दे हैव डिक्लाइंड YOY बेसिस। तो यू विल नोटिस जिसकी वजह से पैट ग्रोथ इज 27%। तो अगेन 2 ही एस्पेक्ट होते हैं। सी अगर आपको कोई बैंक का एग्जीक्यूशन कितना सही जा रहा है, अगर वो ट्रैक करना है ना, 2 पैरामीटर्स को ट्रैक करना जरूरी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और उनका प्रोविजंस। अगर ये दोनों एक्सपेंसेस को बैंक अगर ग्रो करते वक्त कंट्रोल में रख रही है ना, so it is given it will do well. So PAT growth is higher for Bank of Maharashtra around 27%, and that shows they are doing well on all the parameters. तो ये होगी P&L की बात। अब बात करते हैं इनका NPA का ट्रेंड कैसा है। तो जस्ट कम बैक टू आवर शीट, यू विल नोटिस इन्होंने अपना जो ट्रेंड है वो मेंटेन किया है। जो एसेट क्वालिटी है वो अगेन इंप्रूव हुआ है। 1.6 का इनका GNPA रहा है, 1.5 का NNPA रहा है, और अपने अगेन ऑल द पैरामीटर्स पे आप देखेंगे GNPA अंडर 2% मेंटेन करना, NNPA अंडर 0.25 मेंटेन करना, दे आर अचीविंग दैट टारगेट। अब इस बार का हमने आई थिंक डिपॉजिट ग्रोथ का बात नहीं किया। डिपॉजिट ग्रोथ इस बार का इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव हुआ है। डिपॉजिट ग्रोथ 15% पे आया है। अब ये डिपॉजिट ग्रोथ को अगर ब्रेकअप करके देखेंगे तो कासा का ग्रोथ 16% रहा है। तो जो लो कॉस्ट फंड का ग्रोथ है उनको वो बेटर आ रहा है, और इसके लिए इन्होंने कुछ स्टेप्स लिए। इन्होंने डेफिनेटली अपने कॉन कॉल में मल्टीपल टाइम्स इटरेट किया ना कि हम हाई कॉस्ट TDs को चेस नहीं कर रहे हैं, हम ट्राइंग टू ग्रो दी कासा बुक।
अब इनका कासा का परसेंटेज वैसे ही काफ़ी हेल्दी अगर आप देखेंगे, एंड प्रोबेबली द बेस्ट इन द इंटायर बैंकिंग वर्ल्ड, इनका कासा ऑलमोस्ट 50 के आसपास है। तो इतना ज़्यादा कासा रेशियो जो आपके ओवरऑल डिपॉजिट बेस का होता है, तो वैसे ही आपके कॉस्ट ऑफ फंड जो है ना वो काफ़ी कम होते हैं, एंड दे आर मेंटेनिंग दैट अराउंड 50% कंसिस्टेंटली, और उसमें भी कासा इस बार का ग्रोथ 16% रहा है। तो विच इज़ वेरी क्रिटिकल फैक्टर, जिसकी वजह से आपके कॉस्ट ऑफ फंड क्योंकि कंट्रोल में है, तो वो जो निम की हमने बात की थी राइट, 3.75 के ऊपर मेंटेन करना है, दे आर डूइंग इट। इस बार का निम 3.86 आया है, एंड वो रादर 1 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ है क्वार्टर बेसिस, तो विच इज गुड। जब एक्चुअली इन द मंथ ऑफ डिसंबर आरबीआई ने रेट कट किया, तो निम पे एक्चुअली आप देखेंगे तो प्रेशर आता है, बट बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए इस बार वो इम्पैक्ट जो है वो निग्लिजिबल रहा है, विच इज गुड। क्रेडिट कॉस्ट अगेन अंडर कंट्रोल 0.97 और विद इन द गाइडेंस ऑफ 1% रहा है। ROE देखेंगे, एंड सी आई मीन जस्ट लुक एट द ROE which was in Q4 of FY24 23.8, and again it is around at 23.8. So that's why I think they are maintaining good growth। और एक बैरोमीटर आपको देखना है कि बैंक और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसा करे, लुक एट ROE। तो ROE अगर इनका ठीक ठाक जा रहा है, इट इज नॉट डिक्लाइनिंग, इट इज आइदर स्टेइंग स्टेबल और इंक्रीजिंग, तो इट इज क्लियरली टेलिंग यू कि बैंक ठीक ठाक कर रहा है। और प्रोविजंस अराउंड 98% के है। स्लिपेज रेशियो अगेन स्टिल अंडर कंट्रोल जो 1.2 रहा है। तो अब इस बार का अगर देखते हैं, इनका जो NPA का नंबर है कहाँ पे आया है, अगर कुछ आया भी है तो कौन से सेगमेंट में है। तो अगेन रिटेल अगर देखेंगे तो कंसिस्टेंटली अराउंड 0.35 के आसपास इनका वो रिटेल है। एग्री में अगर देखेंगे तो इट हैज डिक्लाइन क्वार्टर बेसिस, जो हमने प्रीवियस क्वार्टर में बात किया था, इट वाज एंटिसिपेटेड बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ रेन्स। जो NPAs है एग्रीकल्चर में बढ़ने के चांसेस थे, जो अब रिड्यूस हुए हैं, 9.01 आया है NPA का नंबर। एंड MSME एंड जो कॉर्पोरेट बुक है वहाँ पे ऐसा अगेन कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ब्रांच एडिशन इन्होंने किया है राइट, हमने बात किया 54 ब्रांचेस यहाँ पे एडेड, तो ये ब्रांच एडिशन कहाँ पे हो रहा है वो भी जानना जरूरी है। अब इनके मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में काफी क्लियरली हाईलाइट किया, ये जो भी 321 ब्रांचेस हम ऐड कर रहे हैं, वी आर एडिंग मोस्ट ऑफ दैट इनटू आइदर अर्बन और द मेट्रो सिटीज। तो मेन सिटीज में जो ग्रोथ सेंटर्स है, जहां पे डिमांड ज्यादा है क्रेडिट के लिए, वहां पे हम फोकस कर रहे हैं, बिकॉज ब्रांचेस मैच्योर हो जाते हैं 12 to 18 मंथ्स में, एंड दे शुड बिकम आवर ग्रोथ सेंटर्स गोइंग फॉरवर्ड। तो ये ब्रांचेस बहुत ही कॉशियसली एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच के साथ ओपन कर रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनालिसिस। सिटी में सपोज एक पार्ट में ग्रोथ है, मे बी से देयर इज ईस्ट और वेस्ट इन द सिटी, अगर ईस्ट में ज्यादा ग्रोथ है तो दे आर ऑल्सो लुकिंग एट वेयर इज द ग्रोथ, वेयर इज द पॉपुलेशन, वेयर आर मोर प्रोजेक्ट्स, जहां पे भी जिन सेगमेंट्स में ऑपरेट करते हैं, तो डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेशंस गो इनसाइड डिसाइडिंग ब्रांच ओपन कहां पे करना है। तो ऑल दैट एनालिसिस दैट डूइंग एंड टेकिंग अ फाइनल कॉल ब्रांचेस ओपन कहां करने हैं, तो वेल ऑन ट्रैक इवन टू अचीव दैट टारगेट। सी अब ये 321 ब्रांचेस जब ये ऐड कर रहे हैं, तो इनका हमने बात किया गोल्ड लोन का जो बुक है वो ग्रो कर रहा है, 43% का इस बार का ग्रोथ हुआ है। तो ये जो ब्रांचेस नए ऐड कर रहे हैं ना, दे ऑल आर इक्विप्ड विद द गोल्ड लोन फैसिलिटी अगर देना है राइट। तो जहाँ पे आपको एबिलिटी होनी चाहिए कि गोल्ड की आपको स्क्रीनिंग करनी है, उसकी क्वालिटी कैसा है, तो और गोल्ड रखने के लिए यू ऑल्सो नीड टू हैव सेफ राइट, गोल्ड को आपको कस्टडी में रखना है। तो ये सारी जो फैसिलिटीज है, ये सारे ब्रांचेस जो ओपन कर रहे हैं वहाँ पे ये ऑलरेडी इंश्योर कर रहे हैं कि सारी फैसिलिटीज वहाँ पे है, बिकॉज दे वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि यहाँ से आगे चलते हुए भी वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द गोल्ड लोन सेगमेंट, एंड दैट इज गोइंग टू ग्रो इवन एट अ हायर पेस फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स एज वेल। अब सी बैंक्स के पास ना टिपिकली अगर आप NBFC से कंपेयर करेंगे तो एक एडवांटेज होता है कि ये कॉम्पिटिटिव रेट पे गोल्ड लोन्स दे सकते हैं, बिकॉज इनके खुद के कॉस्ट ऑफ फंड क्योंकि लोअर साइड पे होते हैं, मेंटेनिंग अ डिजायर स्प्रेड, दे कैन गिव आउट लोन्स टू द कस्टमर एट अ अट्रैक्टिव रेट। तो जिसकी वजह से बैंकिंग जो एंटिटीज है वहाँ पे भी गोल्ड लोन का ग्रोथ अच्छा आ रहा है। तो अगेन दैट इज एडिंग देम, इनका जो गोल्ड लोन का सारे ब्रांचेस जो भी फ्यूचर में ऐड कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग द गोल्ड लोन्स। तो ये अच्छी बात रही है। अब इन्होंने एज वी हैड मेंशन्ड अबाउट अगेन इन द प्रीवियस क्वार्टर्स एज वेल, ये जो एसेट क्वालिटी करंटली मेंटेन कर रहे हैं, NNPA है, GNPA, वो कैसे मेंटेन कर रहे हैं, तो दे हैड टेकन अ कॉल कि हमें जो भी हम कस्टमर को लोन दे रहे हैं या फिर उसको सैंक्शन कर रहे हैं, इट नीड्स टू मीट अ सेवरल काइंड्स ऑफ कैटेगरी क्राइटेरियाज, लाइक जो एक सिविल का इन्होंने क्राइटेरिया मेंशन किया, दे हैव स्टॉप लेंडिंग टू ऑल द कस्टमर जिनका सिविल स्कोर अंडर 681 है। तो क्रेडिट प्रोफाइल किसी क्लाइंट का जो भी कस्टमर को ऑनबोर्ड कर रहे हैं, दे आर लुकिंग थरली, और अगर वहाँ पे कुछ भी चैलेंजेस लगता है, दे हैव स्टॉप लेंडिंग बिलो सर्टेन नंबर राइट। तो जिसकी वजह से इनको कॉन्फिडेंस है कि इनका जो क्वालिटी ऑफ ओवरऑल लोन बुक है ना, इट इज इंप्रूविंग एज दे आर गोइंग अहेड। तो ये सारी चीज़ें वो अच्छी रही है। सी अब ये तो हमने इनका बात कर लिया, इनका जो सारा पैरामीटर्स है, इनका ऑपरेशन कैसा रहा है। अब जो 2 पैरामीटर्स है इनका, निम का जो ट्रेजेक्टरी वो कहाँ पे हो सकता है। तो सी जैसे रेट कट होता है, आपके जो बेनिफिट है, आप रेट कट होता है वो कस्टमर को पास ऑन करते हो, तो आपकी यील्ड्स ऑन एडवांसेस घट जाते हैं। साइमल्टेनियसली आपको जो डिपॉजिट के रेट है वो भी नीचे आते हैं, बट देयर इज अ टाइम लैग। आपको जो बेनिफिट मिलता है डिपॉजिट कम, कॉस्ट कम होने का, उसमें टाइम लगता है, तो आपके निम में प्रेशर आता है, जो हमेशा टिपिकली हमने 10 बैंक्स के लिए भी देखा है। बट जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है उसके लिए जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा मिनिमल रहा है, बिकॉज इनका अगर देखेंगे तो पूरा जो लोन बुक है उसमें से 45% जो बुक है वो रेट लिंक है, जो ऑलरेडी बेनिफिट पास ऑन कर चुके हैं, और इनको अभी तक जो कॉस्ट ऑफ फंड का पूरा बेनिफिट आना है वो आया ही नहीं है।
तो जिसकी वजह से इनका एक्सपेक्टेशन है विद इन नेक्स्ट 6 to 12 मंथ जो पूरा बेनिफिट है कॉस्ट ऑफ फंड का वो आने लगेगा, एंड जो इनके पूरे निम का टारगेट है ना उसको एड करेगा, एंड दैट्स व्हाई दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम आगे चलते हुए भी 3.75 के टारगेट के ऊपर ही रहेंगे। तो ये स्टोरी है इनके निम की। अब सी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ एक ओवरहैंग था, हमने बात किया था प्रीवियस क्वार्टर में, यहाँ पे जो गवर्नमेंट का स्टेक है मोर देन 79% था, और जो एमएसपी का टारगेट है मिनिमम शेयर होल्डिंग वो 75% होना चाहिए, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्टेक रिड्यूस किया। अब जो गवर्नमेंट का स्टेक है वो आया है अराउंड 73%, तो ये एक जो ओवरहैंग था स्टॉक पे वो भी अब निकल गया है। बट एक जो दिक्कत करंटली अभी भी है वो जो न्यूज आर्टिकल्स इफ यू हैव रेड अबाउट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इट इज इन द टॉक्स कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र किसी और बैंक के साथ में भी मर्ज हो जाएगा। वी आर नॉट रियली श्योर, बट शायद अगर ये बजट में अनाउंस होता है तो प्रोबेबली दैट्स नॉट दैट ग्रेट न्यूज। अगर कोई इनएफिशिएंट बैंक के साथ ये मर्ज हो जाता है तो आई वोंट रियली बी इंटरेस्टेड इन स्टेइंग अगर वो इनएफिशिएंट बैंक के साथ मर्ज होता है। इफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज एबल टू स्टे आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल दैट मर्जर एंड एक्विजिशन जो भी अगर अदर बैंक्स करते हैं, ये अगर इंडिपेंडेंटली रन करता है, बिकॉज इसका जो कैपेबिलिटी है दैट इज फार सुपीरियर जो अदर बैंक्स कर रहे हैं। आई डोंट रियली थिंक दे शुड बी डूइंग इट, बट वी डोंट नो व्हाट एक्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन। बट करंटली वो एक ओवरहैंग अभी भी है, एंड वील हैव टू वेट फॉर द बजट कि अगर वैसा कुछ होता है तो प्रोबेबली आई वोंट एज अ पर्सनल, अगर आप मुझे पूछेंगे तो आई माइट नॉट बी इंटरेस्टेड टू स्टे विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र अगर वो होता है। अगर कुछ और अपडेट्स की बात करें तो गाइडेंस पे इन्होंने अपने जो लोन बुक का ग्रोथ है उसको मेंटेन रखा है, कंजर्वेटिव साइड पे है, दे वांट टू स्टिक टू 17 to 18%, निम भी 3.75, एसेट क्वालिटी वाइज भी जो अंडर 2% जीएनपी है 1% एनएनपी है उसको ये मेंटेन करके चल रहे हैं, तो विच इज गुड। अब इनको इस क्वार्टर में एक और जो अपडेट है उनको एसएनपी से रेटिंग मिला है। अब तक ये इनके पास सिर्फ आई थिंक केयर रेटिंग का कुछ अवेलेबल था, एसएनपी ने इनको BBB- का रेटिंग दिया है और इकरा ने AA+ का दिया है। तो ये हो गया रेटिंग की बात। अब ये रेटिंग इंपॉर्टेंट इसलिए होता है बिकॉज आपको जब रेटिंग मिलता है मल्टीपल ग्लोबल एजेंसीज से एंड आपको जो डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसीज को अपग्रेड करते हैं तो आपके कॉस्ट ऑफ फंड कम हो जाते हैं, तो रेटिंग प्लेज अ वाइटल रोल ऑन डिसाइडिंग योर कॉस्ट ऑफ फंड। अब इस बार इन्होंने क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा आया है तो कुछ पार्ट ऑफ दी मनी शेयर होल्डर से शेयर भी किया है, ₹1 का इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। इस बार का जो मुझे हाईलाइट लगा ना इनके कॉन कॉल का वो ये रहा है कि द मैनेजमेंट वाज सुपर बुलिश। तो इफ यू वांट टू लिसन टू दिस पार्ट ऑफ द कॉन कॉल, this is how, but let me tell you, wherever we are growing simultaneously our corporate book also with the corporate growth of year on year 19%. I think it's a very healthy, where the industry may be a single digit growth, and we are expanding into areas where new opportunities are visible, new profitable opportunities are visible. We have done a lot of green financing, renewable energy projects, we have done data centers and the like, EV segment. So a lot of this kind of funding has been done in the bank, and portfolio has gone up. So contribution will keep coming from all the sectors, and we will participate in any kind of opportunity that is visible to us, where the only underlying thing in the corporate segment, whether we understand the risks, whether we are able to manage it well, and if it is a profitable opportunity, whether in the retail segment or in the corporate segment, we will definitely participate. So what you essentially understand is management is absolutely bullish. They are open to grow either of their segment, जो exactly करूर वैश्य बैंक ने प्रीवियस क्वार्टर में मेंशन किया था। They have stopped looking at segment wise, और जहां पे भी कोई भी सेगमेंट either of the segment that they are operating into, कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी मिले जहां पे क्रेडिट प्रोफाइल कस्टमर का बेटर है, प्रॉफिटेबल ग्रोथ हो सकता है, दे आर रेडी टू लेंड इन आइदर ऑफ द सेगमेंट दैट आर ऑपरेटिंग। तो क्वाइट अ बुलिश कमेंट्री। दिस इज एसेंशियली टेलिंग क्योंकि जो क्वालिटी जो चैलेंजेस थे ना प्रीवियस कुछ 4-5 क्वार्टर से कि भाई एमएसएमई में या फिर माइक्रो वगैरह सेगमेंट में जो दिक्कतें थी वो सारी चीजें थोड़ी खत्म होती हुई दिख रही है, एंड बैंक्स आर ट्राइंग टू ग्रो देयर बुक एग्रेसिवली। तो ये एक्चुअली जो कॉन्फिडेंस है इनके कॉन कॉल में रिफ्लेक्ट हो रहा है, विच इज वेरी गुड थिंग। यहाँ से ग्रोथ और पिकअप हो सकता है। अब जो गोल्ड लोन को ये ग्रो कर रहे हैं तो ये ग्रोथ आ कहाँ से रहा है, तो इफ यू रिकॉल हमने प्रीवियस कॉल में मेंशन किया था रिजल्ट एनालिसिस में कि इन्होंने 9 एनबीएफसीज के साथ टाई अप किया हुआ है। तो को लेंडिंग ये कर रहे हैं वहां पे, जो 80% होता है वो बुक गोल्ड लोन का इनके पास होगा, 20% एनबीएफसी को जाएगा। तो वो जो सेगमेंट है जो इन्होंने जो एनबीएफसी से टाई अप किया है ये इनके गोल्ड लोन के सेगमेंट को ग्रो कर रहे हैं। अब इतने स्केल पे जब ये लोन बुक को गोल्ड सेगमेंट को ग्रो कर रहे हैं तो उसके लिए इन्होंने टेक इंटीग्रेशन कर लिए हैं, जो भी एनबीएफसी के साथ इन्होंने टाई अप किया है। तो कंप्लीट जो साइकिल है डिसबर्समेंट के बाद उस लोन को ट्रैक करना, एलटीवी रेशियो को ट्रैक करना, अगर गोल्ड प्राइसेस अगर स्लिप होते हैं तो द एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर मनी इन केस इफ रिक्वायर्ड, तो सारी पैरामीटर्स को रेड फ्लैग्स को ट्रैक करने के लिए उन्होंने टेक प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर वेरी कॉन्फिडेंट टू ग्रो दिस बुक एग्रेसिवली बिकॉज ये टेक प्लेटफॉर्म उनको एवरी डे दे आर ट्रैकिंग सम ऑफ दोस पैरामीटर्स एंड पीरियडिकली इनको वो इंडिकेटर्स मिल रहे हैं which definitely gives them confidence to grow that book। तो ये सारी चीजें अच्छी रही है। एक और इन्होंने बात किया, they have upgraded their tech platform, कुछ इन्होंने नया ऐप भी लॉन्च किया है जो कंप्लीटली रिवैम्प किया है।
दे वांट टू ऑफर मल्टीपल सर्विसेज थ्रू द डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो हमेशा अच्छा होता है, बिकॉज अगर डिजिटल एडॉप्शन आपका बढ़ेगा तो आपका जो ऑन द ग्राउंड फीट है, लोगों का ब्रांचेस है, वहाँ पे अगर लोग कम आएंगे तो आपके खर्चे कंट्रोल में रहते हैं। तो डिजिटल जो भी बैंक हमेशा अडॉप्ट करती है ना, वो उनको जनरली उनके कॉस्ट सेविंग में हेल्प करता है। तो इन्होंने अपना पूरा ऐप रिवैम्प किया है, रीलॉन्च किया है, तो जिसकी वजह से इनका कहना है जो पहले हमारा यूजर बेस था अराउंड 2.5 लाख पे, आफ्टर दी लॉन्च विद इन 14 डेज जो ऐप का यूजर बेस है दैट हैज ग्रोन टू 6 लाख। तो ऑलमोस्ट 2.5 to 3x हुआ है यूजर बेस आफ्टर दी रीलॉन्च, बिकॉज नए फीचर्स इन्होंने लॉन्च किया है, यूआई अपग्रेड्स किया है, और जो स्टेबिलिटी इन्होंने एक्सपीरियंस किया है विद द ऐप एंड जो एक्सपीरियंस इनको फीडबैक मिला है, दे आर वेरी हैप्पी विद दैट लॉन्च। तो एसेंशियली जो सारी चीज़ है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, अगर आप कंक्लूजन करने जाएंगे तो दे आर डिलीवरिंग ऑन दैट पैरामीटर। कॉन्फिडेंस जो इनके कॉल में था दैट वाज वेरी पॉजिटिवली रिफ्लेक्टिंग, जो इनके मैनेजमेंट टीम उनके वर्ड्स में रिफ्लेक्ट हो रहा था, एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये ग्रोथ आगे चलते हुए कंटिन्यू होगा। तो यही तक रखते हैं। एंड आई थिंक आई फॉरगॉट टू मेंशन, मैंने फेडरल बैंक को भी साथ में कंपेयर करके देखा। तो फेडरल बैंक टिपिकली अब मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ, इनका लोन बुक अगर आप साइज देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2.25 लाख करोड़ के आसपास है। तो जो बेस है, जिस बेस पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैठा है, उसके काफ़ी नज़दीक है। तो इस बेस पे अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र 19-20% ग्रो कर रहा है, और उसी बेस पे अगर फेडरल बैंक मुझे 9-10% का अगर ग्रो दिखा रहा है, तो यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि विच बैंक इज डूइंग बेटर। सी, आई एम नॉट सेइंग कि फेडरल बैंक यहाँ से इन्वेस्टर के लिए पैसा नहीं बनेगा। सी, फेडरल बैंक इज डूइंग इज इन इट्स ओन जर्नी। वो अपने लोन बुक को ग्रो कर रहा है, एसेट क्वालिटी उसका भी कंट्रोल में है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। बट आई एक्सपेक्ट बैंक टू ग्रो एट अ हायर पेस। तो अगर हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो आई प्लॉटेड द नंबर्स फॉर द फेडरल बैंक फॉर लास्ट 6 क्वार्टर्स। यू विल नोटिस ये पहले 19-20% के आसपास ग्रो करता था, बोथ डिपॉजिट बेस एज वेल एज द क्रेडिट ग्रोथ। तो वो ग्रोथ से प्रीवियस 4-5 क्वार्टर में इनका जो ग्रोथ है वो मिसिंग हो गया, बिकॉज वही सारे चैलेंजेस, एमएसएमई, माइक्रो वगैरह जो सेगमेंट में चैलेंजेस जो फेडरल बैंक को दिखे, इन्होंने अपना पेस ऑफ ग्रोथ घटा दिया। तो ये ग्रोथ जब घट गया वो वापस आने में टाइम लगेगा, बट पूरे जर्नी में इनका जो ग्रोथ है वो ऑफ ट्रैक चला गया। तो वो ग्रोथ करंटली बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो उस फेज में भी डिलीवर करता रहा। तो दैट्स व्हाई आई थिंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र इन द करंट सिचुएशन इज डिलीवरिंग मच बेटर कंपेयर टू इवन द फेडरल बैंक। तो यू कैन डेफिनेटली, आई मीन आई एम नॉट ट्राइंग टू पुश यू टू बाय बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बट दिस इज हाउ यू हैव टू एनालाइज. It's not about whether it is a private bank or a PSU bank, but what bank is able to deliver on the parameters. So that's why I think on a similar base of Bank of Maharashtra is delivering better. It's definitely doing well for its investor. Now, and if you look at the returns, you will notice Bank of Maharashtra is even given higher returns compared to Federal Bank on a 1-year period, 3-year period, 5-year period, and that itself is a good indicator, who is doing better. So